हूँ डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम के बारे में जो कि फीमेल कंप्लेंट होती है और इस कंप्लेंट को हम कहते हैं DUB। DUB मतलब डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग और इसे हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम DUB के बारे में जानेंगे, उसके पीछे कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है और उसके पीछे क्या वजह होती है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। बाजू में ही बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं DUB के बारे में, यानी कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के बारे में। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जब होते हैं फीमेल्स में, जो कि उनके हर महीने उनकी जो साइकिल होती है, चाहे फिर वो 21 की साइकिल हो या 35 डेज की साइकिल हो, उसमें नॉर्मली उनके मेंस्ट्रुएशंस होते हैं जो 1 से लेके तो 7 डेज तक एग्जिस्ट करते हैं या वो फ्लो होता है। लेकिन जो हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो ब्लीडिंग होती है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंस्ट्रुएशंस के होती है, यानी मेंस्ट्रुएशंस की कोई डेट नहीं है, ना ही आपकी कोई डेट्स आने वाली है, ना पीरियड का कोई टाइम है। ये जो ब्लीडिंग होती है ये कभी भी सडनली कभी भी किसी भी समय हो जाती है। ये लेस देन 21 डेज के अंदर भी हो सकती है या फिर 35 डेज के भी ऊपर जब टाइम हो जाता है उसके बाद भी हो सकती है। ये एक तरीके से एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है जिसके पीछे कई वजह होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें के पीछे जो कॉज होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो भी फीमेल्स होती हैं उसमें सेक्स हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से उनमें यूटेराइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जो है देखने को मिल जाती है। जब भी कभी कोई गर्ल्स प्यूबर्टी की तरफ जा रही हैं या फिर कोई वुमेन जो है वो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मेंसेस जो होते हैं उसमें इम्बैलेंस जरूर होता है। बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती है मेंसेस में, कभी कभी स्पॉटिंग भी उनमें देखने को मिल जाती है। स्पॉटिंग का मतलब होता है कि ये जो ब्लीडिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा लाइटर होती है कंपेयर अगर किया जाए मेंसेस से, और ये इसका कलर जो होता है पेल पिंकिश कलर का होता है या फिर थोड़ा सा लाइट रेड कलर का होता है और स्पॉटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बात करते हैं DUB की तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ब्लीडिंग कभी भी सडनली आप कोई भी वर्क में हैं, कहीं बाहर हैं, कोई डेट नहीं होती है, फिक्स टाइम नहीं होता है, ये ब्लीडिंग कभी भी हो जाती है। और ये मेंसेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो के साथ हो सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक हो सकते हैं, महीने में 2 बार 3 बार हो सकते हैं या आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ के बाद में सडनली कभी भी ये जो ब्लीडिंग है वो आ सकती है। मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मेन कॉज हो सकता है PCOD, जहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस की वजह से कभी भी यूटेराइन ब्लीडिंग जो है पेशेंट में देखने को मिल सकती है। इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस जो है PCOD के पेशेंट में देखने को मिल जाता है। सेकेंड मेडिकल कंडीशन जो है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जहां पर जो यूटेराइन लाइनिंग होती है जो यूट्रस में अंदर की तरफ बन रही होती है हर महीने, और यही शेड ऑफ होकर मेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन ये जो लाइनिंग होती है मेंसेस की ये आउटसाइड द यूट्रस हो जाती है, ये ओवरीज में या फिर फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस के बाहर कहीं पर भी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग जो है ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाता है और रेगुलर पीरियड के दौरान में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है यूट्राइन पॉलिप्स। तो यूट्राइन पॉलिप्स जो होता है ये स्मॉल ग्रोथ होती है जो कि आपकी यूट्रस के अंदर में बन रही होती है और जो इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉज कर सकती हैं DUB की, या फिर स्पॉटिंग अगर हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, मेंसेस के दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है या बिना मेंसेस के भी कभी भी सडनली ये ब्लीडिंग हो जाती है। और ये जो ग्रोथ होती है पॉलिप्स जो होते हैं इसके पीछे की कोई कॉजेज नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन का जो लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से ये पॉलिप जो है वो बनते हैं और बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग के रूप में कन्वर्ट होते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट कॉज हो सकता है वो हो सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, और ये एक तरीके की गांठें होती हैं। ये स्मॉल से लेके तो बड़ी गांठें हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती है, सिंगल गांठें हो सकती हैं, लाइक पॉलिप्स। ये पॉलिप की तरह ही पनपने वाली गांठें होती हैं जो फीमेल्स में यूट्रस के अंदर होती हैं, और इसके पीछे भी कोई कॉज नहीं पता है, अननोन कॉजेस हैं, लेकिन बहुत कई कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि ईस्ट्रोजन जो होता है, जो हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इस ग्रोथ के पीछे, और ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं इसकी वजह से भी काफी ज्यादा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है कॉज हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जब अगर किसी फीमेल में होते हैं तो वो भी एक कॉज कर सकते हैं, जिसमें कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया होता है। इट कैन बी लीड टू द DUB। ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग जो है देखने को मिल जाती है, स्पेशली आफ्टर द इंटरकोर्स, और या इनका जो लीजन्स है बहुत ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है, जो इनकी कंडीशन है बहुत ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है, तो वहाँ पर हेवी ब्लीडिंग जो है पेशेंट में देखने को मिल जाती है। बहुत ही लीस्ट कॉज हो सकता है प्रेगनेंसी। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कैन बी द अर्ली सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम में भी कभी कभी पेशेंट में जो है इस तरीके की ब्लीडिंग जो है देखने को मिल जाती है। जो सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा ही होता है कि मेंसेस के अलावा जो फीमेल है उनमें ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाती है, वो कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट में। ब्लीडिंग दैट कंटेन्स मेनी क्लॉट्स, जो ब्लीडिंग होगी उसमें बहुत ज्यादा क्लॉट्स होंगे, मल्टीपल क्लॉट्स होंगे, लार्ज क्लॉट्स होंगे, क्लॉट्स के जो कलर होगा बहुत ज्यादा डार्किश कलर का हो सकता है। ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग जो है मोर देन 7 डेज तक लास्ट कर सकती है। कभी कभी पेशेंट में 15 से 20 दिन तक भी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रहती है। ब्लीडिंग कैन अकर ऑल्सो लेस देन 21 डेज, यानी कि 21 डेज से भी कम के टाइम में, यानी कि एक ही महीने में 2 बार या 3 बार उनमें मेंसेस जो है वो शुरू हो सकते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक इनकी साइकिल जो है वो बनी रह सकती है। जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो होता है स्पॉटिंग। बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो स्पॉटिंग उनको नजर आती है, बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कभी भी उनको स्पॉटिंग जो है नजर आ जाती है। लास्ट में ब्लीडिंग कैन बी अकर इन बिटवीन द पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स के बीच में कभी भी उनमें ब्लीडिंग जो है नजर आ जाती है। ऐसे पेशेंट में वीकनेस, टायर्डनेस बहुत ज्यादा होगी, ब्लॉटिंग होगी, पेल्विक पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा फैंट होगा, नोजिया जैसी फीलिंग होगी। कभी कभी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वहाँ पर फीवर भी देखने को मिल जाता है। एनीमिक कंडीशन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट में RBC की जो है क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनमें एनीमिक कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। ऐसे पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, यूरिनेशन के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, लार्ज क्लॉट्स जो हैं वो निकलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी उन्हें पेट चेंज करने की, यानी कि सोकिंग जो होती है पेट की वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, और बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली उनको पेट जो है वो अपने चेंज करने पड़ जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम जो है पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। फेंटिंग, डिजीनेस, वीकनेस जो है वो रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो एनीमिक कंडीशन होने की वजह से ये सिम्टम भी देखने को मिल जाएंगे। कभी इस तरीके की चीजें होती हैं तो हमको तुरंत डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। जब आप वहां जाते हैं तो आपके कुछ कॉमन टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकती है, ब्लड टेस्ट हो सकता है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट हो सकता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करवाई जा सकती है। तो इस तरीके के कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जहां पर पता चलता है कि आपको जो ये ब्लीडिंग हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है, कॉज क्या है। तो ये थी DUB के बारे में, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में मैं 3 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कि DUB की कंडीशन में या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है जिरेनियम। इसे 30 पावर में लेना है पेशेंट को, और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट हमें दिन में 3 बार लेना है। लगातार ये मेडिसिन को जब भी आप कभी लेते हैं तो जो भी हेवी ब्लीडिंग हो रही है या इन बिटवीन द पीरियड जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें काफ़ी हद तक पेशेंट को राहत मिल जाती है। सेकेंड मेडिसिन जो है फॉस्फोरस, इसे भी 30 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट में दिन में 3 बार लेने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें देखने को मिलते हैं। जब भी कभी बहुत ज़्यादा आउटलेट्स में से ब्लीडिंग
हो रही है, फिर चाहे वो पाइल्स हो या हेमरॉइड्स हो या नोज में से ब्लीडिंग हो रही है एपिटेक्सिक की कंडीशन में, या फिर बहुत ज़्यादा मेंसेस अगर हो रहे हैं और पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फास्फोरस जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी और बेनिफिशियल मेडिसिन है। जहाँ पर पेशेंट में फेंटनेस बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पेल पेशेंट है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड है। तो इसे भी पेशेंट को जेरेनियम के साथ में पेशेंट को ज़रूर देना है। और जो लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मिलीफोलियम, और इसे भी 30 पावर में पेशेंट को देना है। ये तीनों ही मेडिसिन जो है 30 पावर में लेनी है, और हर मेडिसिन के बीच में आप 10-10 मिनट का गैप रख सकते हैं। मिलीफोलियम को भी 2 बूंद डायरेक्ट में आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। ये तीनों ही मेडिसिन मेंसेस में जहाँ पर आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हमेशा आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, उसके पीछे की वजह क्या है, कॉजेज क्या है, उसको भी जानना है। उसके बाद ही आपको कोई भी मेडिसिन लेना है। ये वीडियोस जो होती है वो एजुकेशन पर्पस से होती हैं, इसमें सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। तो ये थी आज की वीडियो DOB के बारे में, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। होपफुली ये वीडियो जो है आप सभी को पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।